मैंने कहा मैं अभी मार्केट में जाकर नए सेल लेकर आता हूँ। उस वक्त बाहर आसमान पर बादल छा रहे थे और हल्की हल्की बिजली भी चमकने लगी थी, जिसकी चमक बेडरूम की खिड़की में से नजर आ जाती थी। वालिदा और आरिफा ने मुझे रोका कि इतनी रात हो गई है, बारिश भी आने वाली है, मैं ना जाऊं, सुबह सेल आ जाएंगे। लेकिन मुझे अपने बेटे की खुशी मंजूर थी, जो खिलौना मशीन गन के न चलने से उदास हो गया था। मैं उसकी सालगिरह के दिन उसे उदास नहीं देख सकता था। मैंने आरिफा से कहा, चौक वाला स्टोर खुला होगा, मैं अभी सेल लेकर आ जाऊंगा। और मैं सबके मना करने के बावजूद मकान से बाहर निकल आया। बाहर बिजली किसी वक्त जरूर चमक रही थी, मगर बारिश नहीं हो रही थी। मुझे क्या मालूम था कि उस रात मुझ पर कितनी बड़ी कयामत गुजरेगी। उसके बाद क्या हुआ? शेर खान अपने मकान से निकलकर तेज तेज कदमों से मार्केट की तरफ चल पड़ा। रात के 11 बजे का वक्त होगा। बिजली चमक रही थी, बादलों की हल्की हल्की गर्ज सुनाई दे रही थी। शहर की सड़क सुनसान पड़ी थी। दूर कुछ फासले पर मार्केट की रोशनियां चिलमिला रही थीं। शेर खान उसी मार्केट की तरफ जा रहा था। एंड उस वक्त शेर खान के मकान की खिड़की के पास 4 भारतीय दहशतगर्द नमूदार हुए। उन्होंने स्याह चादरों में अपने मुंह सर छुपा रखे थे। उनके हाथों में क्लाशिनकोफे थे। बिजली चमक चमक कर उनके खौफनाक चेहरों को दिखा रही थी, मगर वहां रात के सन्नाटे में उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। एक दहशतगर्द खिड़की के शीशे के करीब मुंह ले जाकर अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। खिड़की के अंदर की जानिब पर्दा लटक रहा था, लेकिन दरमियान में से थोड़ी सी खाली जगह है जहां से अंदर का मंजर दिखाई दे रहा था। कमरा खाली था। उस वक्त बेडरूम में शेर खान की वालिदा सोफे पर बैठी तोहफे में मिले हुए डिब्बों को खोल कर देख रही है। शेर खान की बीवी आरिफा पलंग पर बेटे आमिर के पास बैठी उसकी तरफ देख रही थी। आमिर खिलौना मशीन गन को चलाने की बार बार नाकाम कोशिश कर रहा था। आरिफा परेशान है। बाहर बादलों की गरज सुनाई देती। शेर खान की वालिदा परेशान होकर कहती, खुदा खैर करे, बेटे को इस वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए था। आरिफा परेशान सी होकर कहने लगी, मैंने तो उन्हें मना भी किया था, मगर आमिर जिद करने लगा। उस वक्त चारों दहशतगर्द एक एक करके खिड़की में से कूदकर बेडरूम के साथ वाले कमरे में आ गए। दूसरे कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। शेर खान की वालिदा ने घबरा कर कहा, या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? अभी ये जुमला उस बूढ़ी खातून की जबान पर ही था कि बेडरूम का बंद दरवाजा धड़ाक से खुला और चारों दहशतगर्द अंधाधुंध क्लैशिनकोफों के ब्रस्ट फायर करते बेडरूम में दाखिल हुए। एक लाइन में खड़े होकर उन्होंने शेर खान की बूढ़ी वालिदा, उसकी बीवी आरिफा और बेटे आमिर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चंद सेकंड के अंदर अंदर बेडरूम में खून में नहाई हुई 3 लाशें पड़ी थीं। उसके फौरन बाद चारों दहशतगर्द जिस तरफ से आए थे उसी तरफ फरार हो जाते हैं। बेडरूम में मौत का सन्नाटा तारी था। शेर खान की वालिदा की लाश सोफे पर पड़ी थी। आरिफा की खून में लथपथ लाश पलंग पर अपने बेटे आमिर को सीने से लगाए बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। जैसे ही दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू की थी, आरिफा ने चीख मारकर आमिर को अपने सीने से लगा लिया था। आमिर का जिस्म अपनी मां के जिस्म के साथ ही गोलियों से छलनी हो गया था। सिर्फ बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मकान के सदर दरवाजे पर शेर खान नमूदार हुआ। उसके हाथ में प्लास्टिक का लिफाफा था जिसमें खिलौना मशीन गन के नए सेल पड़े हुए थे। उसे कोई खबर नहीं थी कि उसके खानदान पर क्या कयामत गुजरी है। वो दरवाजा खोलकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और वहीं से पुकारा, बेटा आमिर, मैं तुम्हारे सेल ले आया हूँ। वो बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसको अजीब किस्म की खामोशी का एहसास हुआ। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर उसे जो खूनी मंजर नजर आया, उसने शेर खान पर सकता तारी कर दिया। 2 सेकंड के लिए वो जैसे बिल्कुल पत्थर हो गया। फिर प्लास्टिक का लिफाफा उसके हाथ से गिर पड़ा और वो चीख मारकर वालिदा की लाश की तरफ बढ़ा। फिर पागलों की तरह पलंग पर आरिफा और अपने बेटे की खून में नहाई हुई लाशों के पास आकर थाने मार मार कर रोने लगा। उसकी बीवी आरिफा मर चुकी थी, उसकी वालिदा भी मर चुकी थी। उसने बेटे की लाश को अपने सीने से लगा लिया और पागलों की तरह रोने और बेटे को आवाजें देने लगा। अचानक उसके बेटे के हल्क से हिचकी सी आवाज निकली। शेर खान को कोई होश नहीं था कि वो कहाँ है और जहाँ है वहाँ क्या हो चुका है, क्या हो रहा है। उसका दिमाग बंद हो गया था। उसके कानों में आंधियां चल रही थीं। बेटे की हिचकी की आवाज पर उसने चीख कर कहा, आमिर, और उसे अपने सीने से लगाकर दीवानावार बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आया। वहां से बच्चे की नीम जान लाश को सीने से चिमटाए दौड़ता हुआ मकान के दरवाजे से बाहर निकलकर सड़क पर आ गया। उसने सड़क पर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। बिजली रह रह कर चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। पीछे से किसी गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ी। वो सड़क के दरमियान खड़ा हो गया और चीख कर कहने लगा, मेरे बेटे को बचा लो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो। लेकिन गाड़ी उसके पहलू से होकर निकल गई। शेर खान बच्चे की लाश को उठाए दौड़ने लगा। पीछे से एक और गाड़ी आई। शेर खान वहीं रुक गया। उसने हाथ देकर चीख कर कहा, मेरे बेटे को अस्पताल पहुंचा दो, मेरा बेटा अभी जिंदा है, खुदा के लिए हमें अस्पताल पहुंचा दो। गाड़ी उसके करीब आकर रुक गई। एक बुजुर्ग खुद गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने दरवाजा खोलकर कहा, जल्दी से आ जाओ।
शेर खान खून में डूबी हुई अपने बच्चे की नीम जा लाश को लेकर गाड़ी में दाखिल हो गया। गाड़ी तेजी से एक अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। 2-3 सुनसान सड़कों पर से गुजरने के बाद गाड़ी एक अस्पताल के पोर्च में आकर रुक जाती है। शेर खान बच्चे को सीने से लगाए तेजी से गाड़ी में से निकलता और अस्पताल के कॉरिडोर में दौड़ते हुए चीख चीख कर डॉक्टर को पुकारता है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा ले। एक कमरे में से एक डॉक्टर और एक नर्स बाहर निकल आए। शेर खान ने भराई हुई आवाज में कहा, डॉक्टर मेरे बच्चे को गोलियां लगी, ये भी जिंदा है, इसे बचा ले। दीवार के साथ एक स्ट्रेचर लगा हुआ था। नर्स जल्दी से स्ट्रेचर को खींच कर लाई। डॉक्टर ने शेर खान से मीम मुर्दा आमिर को लेकर स्ट्रेचर पर डाला और नर्स से कहा, ऑपरेशन थिएटर। डॉक्टर और नर्स स्ट्रेचर को देखते हुए कुछ फासले पर एक कमरे में दाखिल हो गए जिसके बाहर ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ था। शेर खान की अपने बदन से जैसे जान निकल गई थी। वो बेजान सा होकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खाली बेंच पर बैठ गया। फिर जल्दी से उठकर पागलों की तरह इधर से उधर टहलने लगा। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे। वो फटी फटी आंखों से हर आने जाने वाले को देख रहा था। बार बार उसकी निगाहें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की तरफ उठ जाती। इतने में दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकला। शेर खान दौड़कर उसके पास गया। उसने बेताबी से पूछा, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जिंदा है ना? डॉक्टर ने शेर खान के कंधे पर हाथ रखकर अफसुर्दगी से कहा, हौसला करो, खुदा को यही मंजूर था। शेर खान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर उसे महसूस हुआ कि वो अंधेरे की तारीक लहरों के बगुलों में फंस गया है। वो दीवानावार ऑपरेशन थिएटर में घुस गया। स्ट्रेचर पर उसके इकलौते बेटे आमिर की लाश पड़ी थी। नर्सें और डॉक्टर उसकी तरफ लपके, मगर शेर खान को किसी की कुछ खबर न थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सारी दुनिया में अकेला है। उसके सामने उसके बेटे की लाश है। उसने बेटे की लाश उठाई और सीने से लगाया। सर झुकाए ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया। ना उसकी आंखों में आंसू थे, ना उसके हल्क से कोई आवाज निकल रही थी। चेहरा जर्द पत्थर की तरह साकित था। वो यूं चल रहा था जैसे कोई उसे धकेल रहा है। ये गम की इंतहाई शक्ल थी। वो अस्पताल से बाहर आया तो बारिश हो रही थी, जैसे आसमान उसके गम पर आंसू बहा रहा था। दूसरे रोज शेर खान की वालिदा, उसकी प्यारी बीवी और प्यारे बेटे को उसकी आंखों के सामने कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने प्यारों और अपने जिगर के टुकड़ों की कब्र पर फूल चढ़ाने लगा तो उसकी चीख निकल गई और वो वहीं बेटे की कब्र से लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगा। उसके अजीजों और दोस्तों ने उसे संभाला और हौसला दिया। उससे अगले रोज शेर खान के घर में सब अजीज व अकारिब और उसके दोस्त जमा थे। सब सोगवार थे। कभी कभी कोई उठकर शेर खान के पास आकर उसे हौसला देता, हौसला करो भाई, अल्लाह को यही मंजूर था। खुदा की अमानतें थीं, उसने वापस ले ली। शेर खान चुप था। उसके होंठों पर मोहरे सुकूत सब थी। वो फटी फटी आंखों से हर एक को तक रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे। शेर खान का एक रिश्तेदार दूसरे से कह रहा था, ये सब दुश्मन के भेजे हुए दहशतगर्दों का काम है। शेर खान को उसी रोज मालूम हो गया था कि उसके बीवी बच्चों को भारत के भेजे हुए दहशतगर्दों ने कत्ल किया है। इसलिए कि शेर खान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इससे पहले भी मुल्क में एक जगह ऐसी अलमनाक वारदात हुई थी जिसमें भारत के दहशतगर्दों ने पूरे के पूरे खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सब रिश्तेदार, दोस्त, अजीज व अकारिब शेर खान को हौसला और सब्र की तलकीन करते हुए चल दिए। शेर खान घर में अकेला रह गया। कुछ देर तक वो सोफे पर बैठा खाली कमरे के दरो दीवार को तकता रहा। फिर उसे ऐसा लगा जैसे साथ वाले बेडरूम से उसके बेटे आमिर ने उसे आवाज देकर बुलाया हो, डैडी। शेर खान के मुंह से बेख्तियार निकल गया, आमिर बेटे मैं आ रहा हूँ। वो दौड़कर बेडरूम में गया। बेडरूम खाली पड़ा हुआ था। पलंग के पास मेज पर उसकी बीवी आरिफा और बेटे आमिर की फ्रेम की हुई तस्वीर रखी हुई थी। वो उखड़े उखड़े कदमों से तस्वीर की तरफ बढ़ा। पलंग के पास जाकर उसके पांव किसी चीज से टकराए। उसने झुककर देखा, दरी पर खिलौना मशीन गन पड़ी थी जो शेर खान ने अपने बेटे को सालगिरह के तोहफे के तौर पर दी थी। शेर खान ने खिलौना मशीन गन उठा ली। खिलौना मशीन गन हाथ में लेकर वो उसे देखता रहा। उसके दिलो दिमाग में जैसे आंधियां चलने लगी। कानों में बादलों के धमाके गूंजने लगे। आंखों में बिजलियां सी चमकने लगी। शेर खान खिलौना मशीन गन लिए बेडरूम से बाहर निकल गया। शेर खान ने कहा, मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी शफीक माँ, मेरी मोहब्बत करने वाली बीवी, मेरा इकलौता बेटा आमिर, मेरा हंसता मुस्कुराता घर देखते देखते बर्बाद हो गया। जिस घर में एक लम्हा पहले सालगिरह की खुशियां मनाई जा रही थीं, हर तरफ तय कहे गूंज रहे थे, वहां दूसरे लम्हे मेरे प्यारों की खून आलूद लाशें पड़ी थीं। और जब मुझे मालूम हुआ कि ये दुश्मन मुल्क के भेजे हुए दहशतगर्दों की लाई हुई बर्बादी थी, जिनका मकसद रेलवे स्टेशनों, शॉपिंग सेंटरों, बसों के अड्डों, सिनेमा घरों, चलती लारियों में बम्बों के धमाके करना और घरों में और इबादत गाहों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करके बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारना है, ताकि मुल्क इंतशार का शिकार हो जाए, मुल्क में खौफ व हरास फैल जाए और मुल्क तरक्की न कर सके। तो मेरी आंखों के सामने से जैसे एक पर्दा हट गया। मैंने अपने असली दुश्मन को पहचान लिया। फिर मुझे पाकिस्तान और कश्मीर की हर माँ अपनी माँ
हर बहन अपनी बहन और हर बच्चा अपना बच्चा लगने लगा। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि जब तक जिंदा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। दहशतगर्दी और दुश्मन के भेजे हुए दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करता रहूंगा और जब तक मुल्क से दहशतगर्दी और कश्मीर से भारतीय फौज और उनके जराइम का खात्मा न कर लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर मैं एक रोज उस तंजीम के कमांडो सेंटर पहुंच गया जिसका नारा है मुल्क से जराइम और दहशतगर्दी का खात्मा और कश्मीर की आज़ादी तक मुसलसल जिहाद। ये है मेरी दास्तान हयात और ये वो वजह है कि मैंने एक आला मुलाजिमत छोड़कर उस तंजीम में शिरकत कर ली और तलम छोड़कर स्टेन गन उठा ली। शेर खान खामोश हो गया। नायब गुल खान पर शेर खान की जिंदगी के दर्दनाक हादसे ने गहरा असर डाला था। छोटे से कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी में गुजरे हुए वाक़यात और हादसात की उदासी भी थी और आने वाले सुनहरी मुस्तकबिल का पैगाम मुसरत भी था। शेर खान ने गुल खान से अपनी फैमिली ग्रुप वाली फ़ोटो लेकर एल्बम में लगाई और एल्बम को बंद करके एक तरफ रख दिया और पुरजोश लहजे में बोला, मैंने गम की दास्तान का ये बाब बंद कर दिया है। अब मेरे सामने एक नया दरवाज़ा खुल चुका है जिसके आसमान पर मैं अपने वतन के सुनहरी मुस्तकबिल के सूरज को तुलू होते देख रहा हूँ। हमने अपने असली दुश्मन को पहचान लिया है। हमारा असली दुश्मन भारत है जिसने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और जो पहले दिन से पाकिस्तान को ख़त्म करने की साजिशों में मसरूफ़ अमल है। लेकिन उसे नहीं मालूम कि पाकिस्तान अल्लाह और उसके दीन इस्लाम के नाम पर तायन हुआ है और उसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने अपने और अपने बच्चों के खून के नजराने पेश किए हैं और वो कुर्बानियां दी हैं कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दुश्मन चाहे जितने हथकंडे अपना ले, जिस कदर चाहे तखरीबी कार्रवाइयाँ और साजिशें करे, पाकिस्तान और कश्मीर का बच्चा बच्चा उनके खिलाफ जंग करेगा और उन्हें नाकाम बना देगा। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, दुश्मन ने जब भी वतन अजीज़ पर हमला किया उसे जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम अपने वतन पाक के सिपाही हैं, गाजी हैं। हम मैदान जंग में हैं और जब तक जिंदा हैं दुश्मन के खिलाफ जंग करते रहेंगे और उसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। शेर खान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने नायब गुल खान की तरफ देख कर कहा, अब तुम भी जाकर आराम करो। सुबह हमें अपनी तंजीम के कमांडिंग ऑफिसर से मिलना है। मेरा ख्याल है कि वो हमें किसी अहम मिशन पर भेजने वाले हैं। नायब गुल खान ने बड़ी गर्मजोशी से शेर खान से हाथ मिलाया और खुदा हाफिज कहकर चला गया। अगले रोज तंजीम के कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान और गुल खान को अपने ऑफिस में बुलाया। दोनों मुजाहिद कमांडो सीओ के ऑफिस में आ गए। उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर मेज पर अपने सामने शहर का नक्शा फैलाए उसे गौर से देख रहा था। कमांडो शेर खान और गुल खान ने अस्सलाम वालेकुम कहकर सैल्यूट किया और खड़े रहे। कमांडिंग ऑफिसर ने हाथ के इशारे से सैल्यूट का जवाब दिया और कहा, बैठ जाओ शेर खान और गुल खान। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, हमें इत्तला मिली है कि भारत ने हमारे मुल्क में तखरीबी कार्रवाइयों की खातिर दहशतगर्दों की एक पार्टी स्मगल की है जो हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त शहर के उस इलाके में किसी जगह छुपी हुई है। ये देखो। कमांडिंग ऑफिसर ने शहर का नक्शा शेर खान और गुल खान के सामने रख दिया। दोनों नक्शे पर उस गोल सुर्ख निशान को देखने लगे जो सीओ ने लगाया था। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ये दहशतगर्द हिंदू हैं मगर इन्होंने अपना हुलिया मुसलमानों का बनाया हुआ है। तुम्हें सबसे पहले इस इलाके में जाकर ये सुराग लगाने की कोशिश करनी है कि इस इलाके के किसी मकान में कोई नए किराएदार आए हैं या नहीं। अगर आए हैं तो किस मकान में रहते हैं। इस तस्दीक के बाद तुम्हें कमांडो पार्टी ले जाकर उन्हें काबू करना है। अगर वो तुम पर फायर खोल देते हैं तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। शेर खान ने पूछा, सर इन दहशतगर्दों की नफरी कितनी है? कमांडिंग ऑफिसर ने जवाब दिया, ये भी तुम्हें मालूम करना होगा। हमें सिर्फ ये रिपोर्ट मिली है कि भारत की ये दहशतगर्द पार्टी इस इलाके में किसी जगह छुपी हुई है। कोई और सवाल? शेर खान ने कहा, कोई सवाल नहीं सर। कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा, कोई एतराज? शेर खान ने कहा, नो सर। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ओके, खुदा हाफिज। दोनों कमांडो सल्यूट करने के बाद कमांडिंग ऑफिसर के दफ्तर से बाहर निकल आए। शेर खान ने गुल खान से कहा, मेरे क्वार्टर में आ जाओ, हमें बहुत सी बातों पर गौर करना है। दोनों क्वार्टर के कमरों में जाकर बैठ गए। शेर खान कहने लगा, सीओ साहब ने रिपोर्ट के मुताबिक शहर के जिस इलाके की निशानदही की है वो शहर की 4 दीवारी के बाहर एक पुरानी बस्ती है। इस बस्ती के गली कूचों से हम दोनों वाकिफ हैं। नायब गुल खान ने कहा, लेकिन हमें सुराग रसानी के लिए कोई फेस बदल कर वहां जाना चाहिए, लेकिन फेस ऐसा होना चाहिए कि किसी को हम पर शक न पड़े। मैं भी यही सोच रहा हूँ। शेर खान ने कहा, तुम्हारे ख्याल में तुम्हें किस भेस में वहां जाना चाहिए? गुल खान सोचने लगा। शेर खान भी सोचने लगा। गुल खान ने कहा, भेस ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें लोगों की हमदर्दियां भी हासिल हों और वो कुछ बताते हुए कतराने की कोशिश न करें। शेर खान ने कहा, तो फिर इसके लिए सबसे अच्छा फेस मलंगों का ही हो सकता है। मलंग लोग वैसे भी बेजरर होते हैं। गुल खान ने कहा, यह ठीक रहेगा।
शेर खान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें आज दोपहर के बाद इस मुहिम पर निकल जाना चाहिए। ओके, गुल खान ने जवाब दिया। दोपहर के बाद कमांडो शेर खान और नायब कमांडो गुल खान ने वहीं तंजीम के एक खास कमरे में जाकर मलंगों वाला हुलिया बनाया और कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करने के बाद खुफिया दरवाजे से निकलकर शहर की तरफ चल पड़े।